हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जे एडवांस चैनल। सो आपके जे एडवांस के एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरी मेहनत लगा के प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की और सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सही डायरेक्शन पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, आपके पास ज़्यादा दिन बचा नहीं है, डे बाई डे करीब आ रहा है एग्ज़ाम। तो सही डायरेक्शन, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको एग्ज़ाम का जो है स्ट्रेटजी पता होना चाहिए। वो दो चीज़ों से पता चलती है। पहली चीज़ कि आपको एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका पैटर्न क्या है। ये दो चीज़ें अगर क्लियर हैं तो आप बाकी चीज़ों लोगों से बेहतर करेंगे जिनको ये दोनों चीज़ें नहीं पता है। तो सिलेबस के बारे में ना बात करके इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के, कितने टाइप के जो है जेईई एडवांस क्वेश्चन पूछता है बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन जो कैटेगरी है, ठीक है, पहला तो कैटेगरी है कि मुझे लगता है कि ये जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, एक कैटेगरी उनकी होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि आपसे डेप्थ में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि मिसलेनियस और डेप्थ कहने का मतलब क्या है। बेसिकली मिसलेनियस कहने का मतलब ये है कि आपसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपका पेशेंस चेक किया जाता है। वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस या फिर कई 3-4 ऑप्शन दे देते, 3-4 नंबर देते हैं, उनमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, मल्टी कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या कहने का ये मतलब है कि मल्टी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं, जिससे चीजें क्या होती हैं, आपको लेंदी लगने लगती हैं। बेसिकली आपका पेशेंस चेक किया जाता है। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस की खास बात क्या होती है कि वो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, पहली चीज तो बहुत बड़ी बड़ी वर्डिंग्स दे दी जाती हैं कि हाँ, सपोज ए कंपाउंड ए हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस एंड दिस अंडरगोस फ्रॉम दिस प्रोसेस। आपको वर्डिंग्स दे दी जाती हैं और 3-4 स्टेप की, लेट से पहले स्टेप में उसने कुछ करा दिया, दूसरे स्टेप में उसने कुछ करा दिया, और चारों ही स्टेप में, ठीक है, ऐसा चारों जितने भी स्टेप्स दिए हैं उनमें आपसे बहुत सारे, मतलब अलग अलग रिएजेंट्स के या फिर अलग अलग नेम रिएक्शन या फिर अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और कहने को सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात इसमें क्या होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज पेशेंस रखे रहें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी डेप्थ होती है वो एवरेज होती है। ठीक है, एवरेज होती है, ये मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इनका लेवल कम होता है। बेसिकली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका एम ये होता है कि आपकी पेशेंस चेक की जाए। ठीक बात है, अभी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। दूसरी चीज ये होती है कि आपसे जो है मल्टी कॉन्सेप्ट ना पूछ के एक सिंगल कॉन्सेप्ट की बात किया जाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि सिंगल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही होते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा क्लियरेंस आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंगल कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन रहेगा लेकिन डेप्थ बहुत अच्छी रहेगी उसमें। ठीक है, उसके बेसिक्स आपको बहुत ही फाइन हैंड्स में क्लियर चाहिए, बेसिक्स आपको क्लियर चाहिए। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली ये जो कैटेगरी है मिसलेनियस वाली, हम लोग इस कैटेगरी को करेंगे। 4-5 क्वेश्चंस हैं, करेंगे और देखेंगे कि हाँ, किस तरह का पेशेंस हमें जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में चाहिए। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये रिसेंट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इसने स्टार्ट किया यहां से, ठीक है, PHCH3 बेसिकली टॉलुइन से स्टार्ट हुआ है, और एक टाइप का रिएजेंट दिया इसने Br2 लाइट, प्रोडक्ट बनाया P, इस पे एक रिएक्शन इधर आगे बढ़ी, एक रिएक्शन उधर आगे बढ़ी, और स्टार्टिंग मटेरियल से एक रिएक्शन यहां आगे बढ़ी थी। आप समझ सकते हैं कि 3 रूट इसने दिया हुआ है, और उसमें जो वेरिएबल्स है या फिर जो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते ऑब्जर्वेबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंपाउंड्स या फिर 8 रिएजेंट्स टोटल, जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो उनकी नंबर कितनी 8 है। ठीक है, आप पहली बात तो ये क्वेश्चंस देखेंगे और हर क्वेश्चन में भी, है ना, और सबसे मजेदार चीज कि आप जो भी ये देखो ऑप्शन और ऑप्शंस इज आर, मजेदार चीज ये है। तो आपको ये भी नहीं पता है कि एक ही ऑप्शन सही है या फिर एक से ज्यादा सही है, या
क्या सिचुएशन है, आपको ये भी नहीं पता है। पहले तो क्वेश्चंस में दे दिया था कि मल्टी करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अब दे दिया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि इज आर, हो सकता है एक ही ऑप्शन सही हो सकता है कि एक से ज्यादा सही हो, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें जब ऊपर ऊपर देखेंगे, ओवरव्यू के टाइप में देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लेने जा रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये एक जो है ना इंटरेक्शन होता है क्वेश्चन से, उसके फ्रेम से जो है स्टूडेंट के माइंड पे थोड़ा सा अफेक्ट आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहां से अंदर बढ़ो तो आपको लगेगा कि एक छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, जिनको अगर स्टेप बाय स्टेप पूरे को एक साथ ना देख के स्टेप बाय स्टेप करता चला जाए कोई, तो बहुत ही इजीली चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि पहला स्टेप ये है कि Br2 लाइट दिया है, बेसिकली हम लोग HNu के फॉर्म में देखते हैं, पढ़ते हैं HNu, तो हमें पता है कि वहां से फ्री रेडिकल टाइप की कुछ रिएक्शन होती है, और सिंस मिथाइल ग्रुप बाहर है तो उस पे क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा। ये तो बहुत ही इजी रहा ना। मैंने अभी बोला ना कि जो मिसलिनियस कॉन्सेप्ट, मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें क्वेश्चंस की डेप्थ नहीं होती है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते, वो होते एवरेज क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा पेशेंस, बस आपको इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने में जो लगता है वो पेशेंस की जरूरत होनी चाहिए, और आप सही आंसर कर पाओगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे P क्या बनेगा, हमें इस मिथाइल पे ब्रोमिनेशन होगा। अब जब मिथाइल पे ब्रोमिनेशन होगा तो भाई PH, ठीक है, और CH2Br, एक प्रोडक्ट हमें मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद और यहां से PA जो यही वाला इसी पे ट्रीट कराया इसने, KMnO4, KOH हीट और H3O पॉजिटिव। आपको पता है कि ये बहुत बार आपने देखा होगा कि भाई इस तरह से बेंजीन से अटैच्ड कार्बन है, अगर उस पे हम लोग उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन, तो वो क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है। तो यहां से सीधा सीधा आप ये भी कह सकते हो कि T क्या है, PH COOH, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कितना इजी, वन स्टेप। मतलब ये अगर तुम NCERT में इवन जाके देखो तो ये एक एक स्टेप में लाइन बाय लाइन किसी न किसी चैप्टर में या फिर कहीं ना कहीं आपको NCERT में मिल जाएगी। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि टफ नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कॉमन सेंस की भी बात नहीं है, ठीक है। तो हमने 8 में से 2 तो निकाल लिए यहाँ पे। अब क्या हुआ है, एसिड दिया हुआ है, हमने उस पे NH3 ट्रीट किया और हीट ट्रीट किया। कितना आसान सा सवाल है, ठीक है, कितना आसान सा सवाल है कि अगर ऐसी बात है यहाँ पे तुम्हें T जो है एसिड बन गया है, PHCOOH बन गया है, उस पे तुमने ये ट्रीट किया अमीन और हीट थर्मल कंडीशन में, तो क्या बनेगा, U क्या बनेगा आपका भाई, U क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। वन ऑफ द इजीएस्ट स्टेप, अमाइड बनेगा, और ये क्या है, ये U है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ W ट्रीट किया गया है जो अननोन है, और हमें R मिल रहा है, वो R एक इस रूट से भी मिल रहा है। तो हमने P तो निकाल लिया था ना, P क्या बना था हमारा भाई, PH CH2 और Br बना था। उसी तरीके से T तो हमने निकाल लिया था, ये रहा आपका T, 3 चीज हमने निकाल लिया। अब क्या है, यहाँ पे Q ट्रीट किया गया है और R बना है हमें, उसके नीचे, ये तो पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में H2PDC, H2 पैलेडियम कार्बन। आपको पता है रिएजेंट्स का थोड़ा सा भी आइडिया होगा अगर, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, बहुत बार यूज होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपकी आंखों के सामने पहली बार आ रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है। मतलब P में कुछ ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट बना है ना, कब, ये Q ट्रीट करने के बाद, ये Q ट्रीट करने के बाद, क्योंकि P जो बना हमें, इसमें एज सच कुछ रिड्यूसिंग एजेंट तो है नहीं ना। अरे भाई बेंजीन देंगे, बेंजीन को ये थोड़ी रिड्यूस करता है, ये बेंजीन को तो रिड्यूस करता नहीं, मतलब कुछ तो बना है, ठीक है। तो Q क्या है, अब ऑप्शंस में आ जाओ, Q देखो तो Q में तुम्हें एक बार यहां मिलेगा KNO2, एक बार मिला AgNO2, ठीक है। अब KNO2 अगर ट्रीट करोगे, KNO2 का नेचर क्या होता है भाई, KNO2 क्या होता है, आयनिक होता है, K प्लस NO2 माइनस, या फिर मैं इसको और अच्छे से लिखूं, ठीक है, इसको मैं और अच्छे से लिखूं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यहां पे इन्वॉल्व होगा, N डबल बॉन्ड O, यहां O माइनस, ठीक है। और AgNO2 जो कि है, अगर मैं AgNO2 को लिखूं AgNO2, तो बेसिकली इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई
O N डबल बॉन्ड O। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये आयनिक होता है, ये आयनिक होता है, ये कोवैलेंट होता है, ठीक बात है। अब जब कोवैलेंट होता है तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयनिक होता है तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आप देख सकते हो। अब देखो इसमें जो ये एनायन बना हुआ है, ये हमारे पास PHCH2Br है। क्या है ये P है ना, उसी पे तो ट्रीट होगा ना, P पे। अब यहाँ पे अगर अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में तो भाई O है, बहुत करेगा, ये यहाँ पे अटैक मारेगा, Br एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें O हमारा लिंकेज होगा कार्बन से क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो जो अगला स्टेप बनेगा ये वाला, इसको ट्रीट करने के बाद पूरा R तो नहीं, तो PHCH2ONO ये बनेगा। जबकि अगर मैं इससे ट्रीट कराऊं, है ना, Q की जगह अगर मैं इसको यूज करूं, AgNO2 को यूज करूं, दोनों पॉसिबिलिटी दोनों ऑप्शन में भी है, आपको क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके पास लोन पेयर है और अगली बार ये अटैक करेगा जब मैं AgNO2 को यूज करूंगा, तो जब वो अटैक करेगा तो Br तो एज इट इज उसी तरीके से बाहर निकलेगा, लेकिन प्रोडक्ट में हमें थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या आएगा? PHCH2NO2, क्योंकि यहाँ पे N एज अ न्यूक्लियोफिलिक एटम की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है Q ट्रीट करने के बाद, और आपको फिर उसके बाद इन दोनों पे H2PD से रिडक्शन कराना, इन दोनों का। कहीं आपने देखा है क्या इस तरह का रिडक्शन होते हुए? इसका रिडक्शन होते हुए कहीं देखा है क्या? थोड़ा अनयूजुअल है ना। यहाँ पे वो होता है ना कि कई बार हम लोग अपनी आंखों से किसी चीज को इतनी बार देखते हैं कि अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो हमें थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है, वो यही है, उसी का एक एग्जाम्पल है ये। तो आपने इसका रिडक्शन कहीं देखा है क्या? इससे नहीं देखा होगा। तो बेसिकली क्या है, हम लोग इससे ही अभी मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पे हम लोग ये NO2 बना रहे हैं, वो किससे बन रहा है? अगर हम लोग AgNO2 यूज कर रहे हैं, ठीक है, AgNO2 यूज कर रहे हैं, मतलब अगर हम अभी मान लें कि Q की जगह हमारा AgNO2 है, ठीक है, हम मान के ही चल रहे हैं, क्योंकि ये भाई हमारी वाइब्स आ रही ना कि ये नहीं हो सकता, ये इसका रिडक्शन नहीं हो सकता, ये हमारा इंट्यूशन है, अंदर से फीलिंग आ रही है, तो हम अपनी फीलिंग को ही कारगर मानते हुए इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी के लिए मान ले रहे हैं कि Q हमारा क्या है? AgNO2 है। अगर AgNO2 है तो उसको ये फिर उसके बाद रिडक्शन करेंगे हम लोग, तो ये P से क्या बनेगा? P से पहले तो जो नाइट्रो कंपाउंड है हमने ड्रॉ किया है वो बनेगा, उसके बाद हम लोग H2PD से रिडक्शन करेंगे उसका, तो R हमारे लिए क्या बन के आएगा? देखो R हमारा ये है कुछ इस तरह से, ये PHCH2NH2, भाई यही तो होगा, ठीक है, यही तो होगा, यही रिड्यूस हो, नाइट्रो रिड्यूस होगा तो NH2 में आएगा। हमें R मिल गया। अब हम यहां तक तो आ गए थे, U मिल गया है हमें W अगर पता चल जाए तो हमें R नहीं पता था, तो भाई दो अननोन है, हमें एक तो पता होना चाहिए, तो हमें डेस्टिनेशन पता हो या तो हमें रास्ता पता हो। तो अब हमें डेस्टिनेशन पता चल गया है, अब रास्ता ढूंढना है अपने आप को। अब यहां से क्या था? U क्या मिला है आपको भाई? अमाइड मिला है। अमाइड से आपको जाना कहाँ है? अमीन में जाना है। आपको क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। अब W की जगह रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से? अब ऑप्शन एक बार देख लो। W एक बार दिया हुआ है LiAlH4 और दोबारा भी LiAlH4, मतलब W तो कंफर्म है भाई। W क्या है? W इज LiAH4, ये है। हमने देखो कितनी चीजें पता कर ली, 1 2 3 4 5 6 चीजें पता कर ली हमने। हमारे पास कितने आइडेंटिफाई करने के लिए जो पैरामीटर्स थे वो 8 थे। 2 और पता करना है, क्या क्या भाई? एक तो S पता करना, एक V पता करना है। अब ये दोनों जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें ऑप्शंस में V भी दिया हुआ है, V ये रहा V आपका, और कहीं V दिया, ये रहा V, ठीक है। तो आपको V बिना पता किया आपका काम नहीं बनने वाला है, तो V भी पता करना है हमें। V पता करने के लिए आपको S तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि आपको डेस्टिनेशन पता हो तो आप रिएजेंट यूज कर लेंगे, अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा। अब फिर उसके बाद R हमें पता चल चुका है पहले से ही, भाई अमीन है। अमीन पे हमने क्या कराया? PHCH2 और NH2, इस पे हमने कराया ये ट्रीटमेंट, और यहां से हमको पता है क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बिन। ये बहुत फेमस सी रिएक्शन में आप लोग देखते हैं, रिमर्टिमन रिएक्शन, बहुत फेमस सी रिएक्शन है। तो मतलब हमें बेसिकली इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों का हमें रिएक्शन कराना है।
अब अगर आपको नहीं पता है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो एक बार। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, कि अमीन का डाइक्लोरोकार्बन या फिर कार्बीन के साथ रिएक्शन होता है तो कुछ नहीं बल्कि आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है। आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। और ये चीज कंफर्म इसलिए होती है कि आइसोसाइनाइड का स्मेल बहुत ही गंदा होता है, ठीक है। तो ये चीज यहां से भी कंफर्म हो गई, मतलब हमारा एस भी पता चल गया हमें। एस क्या है? एस ये रहा अपना आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। अब एक और चीज वी पता करनी है। वी कहां से? पी से अगर एक डायरेक्टली हमने वी ट्रीट किया तो हमें एस मिल गया, ठीक है। तो पी क्या था आपका भाई? पी था आपका ये अल्किल हलाइड CH2Br, और आपने ऐसा क्या ट्रीट किया कि आपको ये मिल गया। अब देखो, ध्यान से देखो, मतलब ये इस वाले कार्बन पे NC आके जुड़ा होगा, कोई ऐसा सोर्स जिसपे आइसोसाइनाइड का सोर्स हो, ठीक है। अब उसके लिए वी देखना पड़ेगा आपको, वी देखना पड़ेगा। एक बार वी क्या है? KCN है, एक बार वी क्या है? AgCN है, ठीक है। यहां आ जाओ, एक बार वी क्या है? आपका KCN दिया हुआ है, एक बार वी क्या है? आपका AgCN दिया हुआ है। आप फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, ये K प्लस आयनिक है ना, KCN आयनिक है, तो ये K प्लस और CN माइनस का सोर्स होगा। और AgCN क्या है? कोवेलेंट है, तो ये AgC और ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। अब आप बता सकते हो इजीली कि भाई यहाँ पे लोन पेयर, जैसा कि पिछले वाले में हमने देखा था, अब ये जो है अगर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे तभी हमें आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन मिलेगा। अदरवाइज ये कैसे एग्जिस्ट करता है? ये साइनाइड कैसे एग्जिस्ट करता है? C∭N और इसके ऊपर माइनस, ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर यहां से अटैक होगा तो हमें कार्बन से कार्बन का बॉन्ड मिलेगा, ना कि कार्बन से नाइट्रोजन का बॉन्ड हमें, लेकिन हमें चाहिए कार्बन से नाइट्रोजन, वो मिलेगा AgCN से। मतलब V भी हमें पता चल गया भाई AgCN है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे V इज AgCN। हमने पता लगा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहां से पता लगा लिया, आठों पता लगा लिया। और आप अब ऑप्शंस देखेंगे जो आपको सुटेबल लगेगा, 1 सिंगल करेक्ट या फिर मोर देन करेक्ट, आप क्लियर, ठीक है, ये चीज है। अगला क्वेश्चन देखो, उसी तरीके से आप देख सकते हैं ये अगला क्वेश्चन, ये भी सेम चीज है उसी तरीके से कि एक रिएजेंट पे एक ही क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा तुम्हें ऑर्थोजाइलिन का फॉर्मेशन बना के देगा। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जाइलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, यहां से टोलुइन पे ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा होता है और यही जाइलिन बोला जाता है, ये कॉमन नेम है इसका, ठीक है। ये एनसीईआरटी में बहुत बार देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हैं इस वाला जो पिछला वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग स्टेप तो नहीं था, सिंपल स्टेप था सब। यहां देख लो, अब यहां से आपको यहां पहला वाला मैंने उठा के ये चारों अलग अलग पेज पे रखे हैं ताकि जो रिएक्शन इन्वॉल्व है हम लोग बात कर लेंगे उसके बारे में। तो पहले वाले में बोल रहा है कि भाई Na, हमारा एम क्या है? जाइलिन बना के देना, वो चूज करना कौन कौन जाइलिन बना के दे रहा है। तो पहले वाले में इन्होंने NaNO2HCl ट्रीट किया, ये आपको पता है डायटाइजेशन की रिएक्शन है, डायटाइजेशन नाम से ही मैंने एक वीडियो भी बनाया डायटाइजेशन का। अगर आपको मैकेनिज्म समझना है कि कौन सा एटम का क्या रोल होता है, आप वहां से अच्छे से समझ सकते हैं, प्लीज रेफर, ठीक है। तो ये NaNO, इस केस में क्या होता है भाई? डायटाइजेशन का फॉर्मेशन, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और यहां से ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज रहेगा और N2 प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन होगा पहला ट्रीट करने के बाद। उसके बाद इन्होंने ट्रीट किया है CuCN, ये क्या है? सैंडमेयर रिएक्शन है, ठीक है, पहले ही आपको अल्किल हैलाइड चैप्टर में मिल जाएगा। तो जब इन्होंने CuCN ट्रीट किया तो अगले स्टेप में आपको क्या मिलेगा भाई? यहां से CN मिलेगा। और उसके बाद तीसरे वाले में बोला है इन्होंने कि डाइवल H, ठीक है, डाइवल H ये एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, ये एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या फिर रिड्यूसिंग या फिर ऑक्सीडाइजिंग, छोड़ दो, नहीं पता है कोई बात नहीं, आपको इसका रोल पता है, ठीक है, आपको इसका रोल पता है। तो ये यहां से साइनाइड से अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, साइनाइड से इनको करेगा अल्डिहाइड में कन्वर्ट। अब अगर यहीं पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती तो ये क्या हो जाते? एसिड में कन्वर्ट हो जाते, लेकिन कंट्रोल्ड है, ठीक है, ये कंट्रोल्ड स्टेप है, कंट्रोल्ड है, ठीक बात है। आगे चलें, ये हो गया। अब क्या होगा? यहां से देखो N2 अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, ये वोल्फ किस्नर है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा? आपको
ये अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंपल अल्केन में। तो आपको क्या मिलेगा, और इसी को तो हम इसी की हमें तलाश थी, इसी को जाइलिन बोलते हैं। पहला स्टेप हमारा काम का है, ठीक है। दूसरे वाले में चले, बी में, MgCO2H3O पॉजिटिव। Mg है अल्किल हैलाइड है हमारे पास, या फिर अराइल हैलाइड है। सिंपली आपको क्या मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, बहुत बार देखने को मिलता है। हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए हमें देखने को ये चीज मिलती है, Mg, ये एक तरीका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का, यहाँ पे Me है, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद इन्होंने CO2 से ट्रीट किया। अब आपको पता है कि ये ऐसा बनाने का मतलब होता है कि अल्काइल का नेगेटिव आयनायन का सोर्स होता है। CO2 का मतलब है कि ये यहाँ पे अटैक करेगा और एक जो बॉन्ड खुलेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बेसिकली क्या होगा, और H+ भी दिया हुआ है, तो बेसिकली यहाँ से जो Me था उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ COOH, वो H कहाँ से आया भाई, इन्होंने H3O पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद सिंपल स्टेप है, SOCl2 दिया हुआ है, SOCl2 दिया हुआ है, एसिड है, सिंपल क्लोरीन ऐड हो जाएगा आके, SNI मैकेनिज्म फॉलो होगी। और यहां से देख सकते हो ये चीज Cl और यहाँ Me एज इट इज। फिर उसके बाद H2PDBaSO4 रोसेनमुंड्स रिडक्शन, ठीक है। और उसमें क्या बनता है, सिंपली ये पर्टिकुलर इसी स्टेप को बोलते हैं रोसेनमुंड्स रिएक्शन, ठीक है। यहाँ Me हो जाएगा और यहाँ C+OH, Cl will be basically replaced by हाइड्रोजन, सिंपल है। उसके बाद इन्होंने ट्रीट किया है जिंक अमलगम HCl, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो और वो क्या करता है भाई, वो करता है सिंपली कार्बोनिल्स को रिड्यूस, किसमें, उनके करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। ये भी जाइलिन ही इसी की तलाश थी ना हमें, तो ठीक है, ये भी मिल गया। अगले स्टेप में दिया इन्होंने BS3, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 और NaOH। मतलब ये होता तो हाइड्रोबोरेशन है, लेकिन अगर H2O2 हाइड्रोबोरेशन आपको पता है कि वो कैसे मार्कोनिकॉफ एडिशन शो करते हैं, लेकिन H2O2 NaOH आपने यूज कर लिया था, अब वो मार्कोनिकॉफ नहीं करेंगे H2O2 के प्रेजेंस में। तो बेसिकली क्या होगा, यहां से यहां इस तरह से ये डबल बॉन्ड है, होना था यहाँ पे क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल, ये OH जो है यहाँ ऐड होना था, लेकिन H2O आ गया तो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया और इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या है, PBr3 है, सिंपल सी स्टेप है, इसमें यहाँ पे हेलोजिनेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हेलोजिनेशन होगा। मैं एज इट इज आपको मेमोरी बेस्ड कुछ नहीं बता रहा, आपको अगर रिएजेंट्स के रोल पता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कौन सा रिएक्शन है, या फिर आपको याद होना चाहिए। पिछले वाले रिएक्शन में भी आपको क्लेमेंसन, रोसेनमुंड्स या फिर और भी जो है रिएक्शंस थी, नेम रिएक्शंस, मैं भी ना तो मैं याद कर रहा था उसको, ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली आपके चीजें इनसे रिलेटेड है कि इनका आपको रोल पता होना चाहिए, और कहाँ यूज हो रहा है, किस रिएक्शन में यूज हो रहा है, वो अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। क्वेश्चंस आपके बिना याद किए भी बन जाएंगे। तो PBr3 है भाई, तो यहां से Br ऐड हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या है, जिंक और डाइल्यूट HCl, सिंपली हेलो एल्केन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मतलब हमें अगले स्टेप में कुछ इस तरह से मिलेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। और यहां ये, तो क्या ये जाइलिन है, एक मिथाइल चाहिए, दोनों जगह पे एक मिथाइल चाहिए हमको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल मीथेन या फिर एक कार्बन वाली चेन नहीं है, यहाँ 2 कार्बन है, ये तो नहीं है जाइलिन ना। आगे देख लो, और स्टेप कम है इसमें, तो O3 है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को, इसके बारे में मत सोचना, ये बेंजीन रिंग है। जब इनको आपने ब्रेक किया तो कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये इस तरह से, और यहाँ पे कुछ इस तरह से एक, ठीक है, कुछ ये मिलेगा आपको। और उसके बाद N2H4KOH, ये फिर से वही हम लोग यूज कर चुके हैं, मतलब ये सारे के सारे यूज होंगे, लेकिन एक से ज्यादा कार्बन एक जगह मिलेगा आपको। ये वाला तो आपको मिथाइल दे देगा, ठीक है, ये मिथाइल दे देगा, लेकिन ये वाला भाई 1 2 कार्बन ना, 1 2 कुछ इस तरह से CH3, ये भी नहीं है, फिर से जाइलिन। मतलब हमें जाइलिन देने वाले कितने थे, हमारे काम के कितने थे, 2 ही थे, शुरू में ही हमें देखने को मिल गया था। आप देख सकते हैं कि ये एक यहाँ जाइलिन मिला हमें B में,
और एक हमें ए में मिला, मतलब हमारे करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या हुए, ये हुए। ठीक है, और इसमें भी वही सेम चीज, सीक्वेंसेस, प्रोडक्ट्स, इज एंड आर। ठीक है, मल्टी करेक्ट है, सिंगल करेक्ट है, वो आप देख लो खुद से। अगला क्वेश्चन देखना चाहो अगर तो देख लो भाई। ठीक है, ये दिया हुआ है, बोल रहा है कि द रिएक्शन ऑफ क्यू विद, ये रिएजेंट आपको देखने को कहीं कहीं मिल जाता है, बहुत रेयर रिएजेंट है। बेसिकली क्या होता है इसमें, अगर इसको आप लोग ब्रेक करो तो पीएच एस माइनस और Na+, इसके फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, yields an organic compound measure that gives positive carrier test on treatment with Na2O2 followed by addition of BaCl2। यहाँ दो चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, याद मैं इस क्वेश्चन पर्टिकुलरली बोल रहा हूं कि आपको ये टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, कैरियर्स टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। कैरियर्स टेस्ट बेसिकली क्या, हैलोजन, सल्फर और फास्फोरस का टेस्ट होता है, क्वालिटेटिव टेस्ट होता है एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, दोनों ही हम लोग कर सकते हैं। मतलब सल्फर, फास्फोरस और हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं कि नहीं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये भी पता हो सकता है इस टेस्ट से, और उनकी अमाउंट क्या है, क्वांटिटी क्या है, वो भी, दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही टेस्ट, दोनों ही तरह का ये एस्टिमेशन कराता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें, देख लें एक बार, ये चीज है। तो आपको सबसे पहले पता लगाना है कि भाई द रिएक्शन ऑफ क्यू विद दिस। ठीक है, क्यू का इनके साथ रिएक्शन हुआ और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जो कि कैरियर्स टेस्ट देता है। इनमें से कौन कौन से हैं जो रिएक्शन करेंगे, पहली बात तो इस वाले रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैरियर्स टेस्ट पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव मतलब सल्फर, फास्फोरस और हाइड्रोजन उसमें होंगे। ठीक बात है, तो अब देख लो यहां से। ठीक है, यहां से आपको कराना है रिएक्शन। पहली बात इसमें देख लो, आपको क्यू बेसिकली आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्यू आइडेंटिफाई करना आपको, इसमें रिएक्शन कराओगे अगर, तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि ये चीज यहाँ पे अटैक करेगी और ये बाहर निकलेगा। ठीक है, फ्लोरीन बाहर निकलेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फ्लोरीन बाहर निकलेगा। बेसिकली जनरली ये जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक SnAr, हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं इसको, तो ये बेसिकली इस वाले बहुत कम होती, मतलब इनकी रेट्स बहुत कम होती हैं, क्योंकि फॉर टाइम बीइंग, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे एरोमेटिसिटी लूज होती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, लेकिन इसमें होगा। ठीक है, इसमें होगा, और ये इसी में नहीं, यहाँ पे कोई और भी लिविंग ग्रुप होता है ना, आप समझ सकते हैं इस रिएक्शन के इस एक्सटेंट को, कि यहाँ पे फ्लोरीन है जो कि बहुत बुरा गंदा लिविंग ग्रुप होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, वो भी यहाँ से लीव कर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब बनती है कि लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये सिचुएशन यहाँ से अराइज होती है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाती है। और इस स्टेप में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही है, ये RDS स्टेप है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाए इससे रिलेटेड कि इस रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, क्योंकि ये जो अटैक होता है वो स्लो होता है। ठीक है, वो स्लो होता है, क्यों होता है, फॉर द टाइम बीइंग एरोमेटिसिटी लूज होती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्लो होगा, एंड द स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये चीज यहां से आप देख सकते हैं, मतलब ए से जो है हमें प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का। जैसे मान लो हमारे पास ये दिया हुआ था ना, यहां फ्लोरीन था, ये NO2 था, और यहां पे NO2 था, और हमने क्या कराया, PHS- से यहां पे अटैक कराया और ये बाहर निकला। ठीक है, बाहर जब निकला तो हमें क्या मिल रहा, SPH, और यहां NO2 और यहां NO2, इनमें तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा वाला जो है उसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला भी कुछ एक लिविंग ग्रुप है, 2 नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग है, और यहां पे PHS- का अटैक या फिर इसका निकलना पॉसिबल नहीं है। क्यों, अब देख लो, लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पे जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं सिंपली इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जब यहाँ पे अटैक होगा, मतलब इस बेंजीन रिंग को तो मैं इस तरह से लिख ही सकता हूं ना, अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो। है क्या कोई दिक्कत, यहां से ये F है। ठीक है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है,
और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। सबको पता है कि ये बहुत अच्छे वाले विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पे अटैक होगा तो ये रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, NO2 के ऊपर आएगा। मतलब हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या इसको, यहाँ पे NO2, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या था आपका F, यहाँ SPH, ठीक है। और ये वाला एज इट इज, ये वाला एज इट इज, और यहाँ पे NO2, कुछ इस तरह से। अब नेगेटिव चार्ज आया कहाँ, किस कार्बन पे, इस NO2 पे, जहाँ पे अटैच है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कुछ ना कुछ हद तक स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। वही सेम चीज ये यहाँ पे ओवरलैप करेगा। एक्चुअली इसको अंदर से ड्रॉ करना चाहिए, दिस इज नॉट द करेक्ट वे कि आप रिंग के बाहर से जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाएं। तो ये चीज, और फिर ये जो आएगा, फिर से मैंने कर दिया, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये यहाँ पे ऐसे, तो फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा इस वाले कार्बन पे जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो वो कुछ हद तक स्टेबलाइज करेगा। जबकि ये वाली सुविधा इन वाले सब्स्टिट्यूएंट्स में नहीं है। अगर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कोई अटैक होता है तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक बारी को आएगा, दूसरी बारी को कहाँ आएगा, यहाँ पे एक बारी को आएगा। मतलब कहीं भी कभी भी NO2 जहाँ लगा हुआ वहां पे नहीं आएगा। उसी तरीके से इस वाले में देख लो, सेम ही चीज है, बस लिविंग ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। इस वाले में देख लो, इस वाले में बात दूसरी है। इस वाले में बात, ये एलिफैटिक कार्बन है और इस पे तो इसका अटैक हो ही सकता है ना भाई, इस पे तो इसका अटैक हो ही सकता है और ये बाहर जा ही सकता है। मतलब अगले स्टेप में हमें कुछ इस तरह से मिल ही सकता है ना। यहाँ पे देखो ये रिंग है और इसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये SMe और यहाँ से SPH, ठीक है, ये हो ही सकता है। सॉरी, एक कार्बन और हो ना, एक कार्बन और है यहाँ पे, ये तो हो ही सकता है स्टेप। और ये क्या है, ये SN2 टाइप की बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं, ये SN2 टाइप की रिएक्शन है, SN2 टाइप की रिएक्शन है ये। मतलब दो हमें पहले वाले में एक मिला हमें, और एक ये मैंने CC दो जगह लिख दिया, ये D होगा। एक चौथे वाले में हमें ऐसा प्रोडक्ट मिला है जिसमें सल्फर है ना, जिसमें सल्फर है। आप देख सकते हैं पहला वाला प्रोडक्ट आपका ये रहा, इसमें भी सल्फर है। दूसरा वाला प्रोडक्ट आपका ये रहा, इसमें भी सल्फर है। तो ये दोनों प्रोडक्ट मिला। पूछ रहा कितने सारे कैरियस टेस्ट देंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैरियस टेस्ट बेसिकली सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन का टेस्ट होता है। अब हैलोजन प्रोडक्ट में है तो हैलोजन टेस्ट पॉजिटिव देगा। क्या नाम है, सल्फर प्रोडक्ट में है तो सल्फर का टेस्ट पॉजिटिव तो देगा ही, ठीक है। ये चीज हो गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, है ना, ये भी एक तरह का एक लेंदी स्टेप ही है कि नहीं। लेंदी, बहुत लेंदी है कि आप पहली बात तो एक स्टेप का रिएक्शन कराओ, फिर उसके बाद आ जाओ जो प्रोडक्ट बनाओ, और ये सब भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। लेकिन कोई बहुत रिगरस कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे मजेदार सवाल तो सब मेरा पहला वाला था। आप देख सकते हैं ये पहला वाला जो सवाल था। अब देखो कितने सारे आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ABCDEFGH जो भी है, आप देख सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने एक वैरायटी का, एक कैटेगरी का, जो शुरू में दो हमने डिस्कस किया था, उसमें से एक कैटेगरी के कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए आपको एक फ्लेवर देने के लिए। और बेसिकली ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का लेवल होता है और किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए और प्रिपरेशन करने के लिए बेसिकली। सो आई होप आपने कुछ वीडियो में नया सीखा, और आपने नया सीखा तो आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं और आपके नज़र में जेईई एडवांस के क्वेश्चंस किस किस तरह के होते हैं, ठीक है। अगली कैटेगरी जो है उसके लिए हम किसी और दिन वीडियो बना के लाएंगे। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।